आज के दीक्षांत समारोह के विशिष्ट अतिथि एवं राज्य के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह जी, कार्य परिषद, विद्या परिषद और अन्य समितियों के सभी सदस्यगण, विश्वविद्यालय के सभी अध्यापकगण, छात्र छात्राएं, जो गांव से आए हुए हमारे प्यारे बच्चे, आंगनवाड़ी की कार्यकर्तियां, अभिभावक, समाज के सब वरिष्ठ नेतृत्वगण, देवी और सज्जनों, सबसे पहले मैं जो छात्र छात्राओं ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये 28वां दीक्षांत समारोह है और इसमें 54 छात्राएं ने प्राप्त किया है और 42 छात्रों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अच्छा है, अभी काफी मेहनत करने की जरूरत है, खास करके छात्रों को। छात्राएं तो आगे बढ़ रही है, हमारे लड़कों को क्या हुआ है पता नहीं चलता है। दूसरा, विश्वविद्यालय को नेक एक्रेडिटेशन में A+ प्राप्त हुआ है। मित्रों, ये नेक है क्या और क्या इतना इम्पोर्टेंट हर यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है? क्या फायदा है इससे छात्र छात्राओं के लिए? और इसी वजह से हम ये प्रयास किया, क्योंकि जब कोई स्टूडेंट्स कोई कॉलेज या विश्वविद्यालय में जाना चाहता है, चाहे विदेशों की यूनिवर्सिटी हो या भारत की यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट हो या सरकारी हो, ये सबसे पहले ये देखता है कि नेक एक्रेडिटेशन में इसका स्थान क्या है। A++ है, A+ है, A है, B++ है, B+ है, किसी है। इसमें से वे लोग तय करते हैं कि मुझे A++ वाली यूनिवर्सिटी में ही जाना है और वहां वो अप्लाई करता है। मतलब ये हुआ कि जो श्रेष्ठ छात्र होते हैं वो ही इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और बच्चे आने के लिए प्रेरित होते हैं। हर 5 साल में एक बार सभी यूनिवर्सिटियों को नेक में जाना होता है, लेकिन मैंने देखा पिछले 5-6 साल से कोई प्रयास ही नहीं करता था और ये मान कर बैठे थे कि हम तो जा ही नहीं सकते और अनेक प्रकार के कारण मेरे सामने रखते थे, अलग अलग प्रकार के। मैंने कहा कि भाई कंपलसरी है, आपको जाना ही पड़ेगा। तो घबरा गए, क्या करें, क्योंकि जो मटेरियल चाहिए ना, मटेरियल, ये मटेरियल ही नहीं रखा हुआ है। अभी आपके पास यूनिवर्सिटी में कैसे प्रोग्राम चल रहे हैं, क्या गतिविधियां हो रही है, स्पोर्ट्स में आप क्या काम कर रहे हो, कोई बुक्स वगैरह लिखते हो कि नहीं लिखते हो, कोई रिसर्च वर्क होता है कि नहीं होता है, कोई रिसर्च करने के बाद पेटेंट होती है कि नहीं होती है, कोई पौधारोपण किया, कोई गांव में जाकर अच्छा काम किया जिसको बेस्ट प्रैक्टिसेस कहा जाता है, ये सब कुछ नेक में था मित्रों। लेकिन जब मैंने कहा कि ये कंपलसरी है और सबको ये करना है, सब आगे बढ़े और एक यूनिवर्सिटी जब पहली कक्षा में जब बच्चे दाखिल होते हैं
तो हमारे टीचर उसको पेन पकड़ाते, इसी तरह 2 उंगली करो, इसमें पेन पकड़ो और लिखो। माता पिता भी वही करते हैं, घर में पेन पकड़ाते हैं, स्लेट देते हैं। मुझे यही काम करना पड़ा, बोलो इसमें क्या है, ये लिखो, इसमें ये लिखो, इसमें ये लिखो। और शायद 5 से 7 बार राजभवन में एक टिमाई होगी और 5-5 घंटा प्रेजेंटेशन, उसको मार्गदर्शन व लिखना और होमवर्क करके भेजना और दूसरी बार आओ तब पूरा करके आओ। इसी तरह काम हुआ, तब जाकर एक पूर्वांचल विश्वविद्यालय को A+ प्राप्त हुआ। लगभग 7 यूनिवर्सिटी को A++ प्राप्त हुआ है, 7 यूनिवर्सिटी। एक कृषि यूनिवर्सिटी को A++ प्राप्त हुआ है। पूरे देश की यूनिवर्सिटी में कृषि में कभी भी कोई नहीं गया, ये हमारा नरेंद्र रेड्डी कृषि यूनिवर्सिटी में गए और A++ प्राप्त हुआ। और इसी वजह से भारत सरकार ने जो एक ग्रेड प्राप्त करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो प्रयास करते हैं, इसके लिए पीएम उषा नाम की एक योजना बनाई। ये पीएम उषा में से जो यूनिवर्सिटी A++ थी, वे लोगों को भारत सरकार ने मोदी जी के नाम से बनी पीएम योजना उषा, उनको 100 करोड़ रुपया दिया गया, 100 करोड़। बाकी यूनिवर्सिटी को 20 करोड़ रुपया दिया गया है। और वैसे देखो तो यूनिवर्सिटी को 760 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है। और ये पहली बार हुआ है। और इसी वजह से मैं परिवार को, विश्वविद्यालय के सभी परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। कितनी बार आए थे? 7 बार, 7 बार आए। IPSC के चेयरमैन ये नहीं, लेकिन और एक ने मुझे कहा था, क्योंकि लगातार काम करना पड़ता है और एक काम ऐसा नहीं था कि लेक्चर बंद कर दो और ये काम करो। लेक्चर पूरा करना है, सब कुछ काम पूरा करने के बाद 3 बजे 4 बजे आप सब बैठिए और रात को 10 बजे 11 बजे तक काम करिए। कभी नहीं किया था बेचारा ने, क्या करें, 2 लेक्चर लेते थे, चले जाते थे। सही है ना भाई, गलत तो मैं नहीं बोल रही हूँ। 2 लेक्चर समाप्त, एक भवन में एक, दूसरे भवन में दूसरा। जब मैंने परिचय करवाया कि आप एक दूसरे को पहचानते हो, तो बोले कि नहीं पहचानते। ये तो स्थिति है। भवन में 200 लोग काम करते हैं, अध्यापक, लेकिन एक विभाग, एक संकाय के अध्यापकों दूसरे संकाय के अध्यापकों के साथ कोई तालमेल नहीं। इतनी मैंने देखा है, इतना कौशल था सब लोगों में, लेकिन परिचय नहीं था कि इसके पास क्या क्वालिटी है, इसके पास क्या क्वालिटी है। ये इसमें से हम लोगों ने ढूंढा और वे लोगों को काम की जिम्मेवारी सौंपी कि आप करिए, भले कोई संकाय में हो। दूसरा मित्रों, ये सभी संस्थाओं के लिए होता है। सेकंड कैडर तैयार करनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि एक का 7 क्राइटेरिया और वरिष्ठ लोग जो 30 साल से काम करते होंगे, 35 साल से काम करते होंगे, वे चाहते थे कि मैं क्राइटेरिया 1 का इंचार्ज बनूं, इनका बनूं। अब कंप्यूटर से ज्यादा पढ़े नहीं है, कंप्यूटर में क्या है। तो मैंने कंपलसरी किया कि जो न्यू प्रोफेसर है, सहायक अध्यापक है, उनके साथ जोड़ो, उनको इनके साथ जोड़ो। वो तैयार नहीं होगी, आप तो 2 साल के बाद 4 साल के बाद रिटायर हो जाओगे, फिर जिम्मेवारी किसकी? वो तो आगे बढ़ाना ही है। तो जो
नए मतलब जूनियर अध्यापक है, उनकी टीम भी बनाना चाहिए जो सतत देखते रहे 30 साल तक। अभी मैं आईपीएससी के चेयरमैन की बात कर रही हूँ। एक चेयरमैन थे, इधर की बात नहीं है, मत सोचो, उनके बारे में कहा। उसने मुझे ये बताया कि 2 घंटे मैं सतत बैठता था तो मैं थक जाता। 2 घंटा थक जाना था, क्योंकि काम करने की आदत ही नहीं थी ना भाई। तो क्या किया? तो उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं पहली बार इधर आया राजभवन में और 11 बजे मीटिंग शुरू हुई और 3:30-4 बजे मीटिंग पूरी हुई, तब तक कोई भी बात ना कर, सब बैठे और काम किया। इसमें मैं खुद भी थी कि मैं कभी भी 5 घंटे बैठी रही और आप सबको बात कर सकती। तो उसने कहा कि इसमें से मैंने प्रेरणा ली कि जब हमारी राज्यपाल बैठ सकती है 5-5 घंटा, तो मैं तो जवान हूँ, जवानी को याद किया, जवान हूँ, मैं तो काम कर सकता हूँ, तो भाई करिए। तो एक स्थिति है तो हमारी। दूसरी एक बात ये ध्यान में आई, ये सब लोगों ने कहा, मैंने नहीं किया। दूसरी ये बात है कि एक लगभग 5 साल अध्यापक के रूप में यूनिवर्सिटी में काम किया और उसका जो बॉस था ये एक क्राइटेरिया का हेड था। तो उसने मुझे ये बताया कि मुझे ये पहली बार जानकारी मिली कि हम 10-10 साल तक संकाय के अध्यक्ष मतलब डीन को हम मिल नहीं सकते थे। 10-10 साल तक डीन के ऑफिस में जा नहीं सकते थे, मिल ही नहीं सकते थे। आज डीन के साथ बैठकर हम काम कर रहे हैं, ये दूसरा फायदा है। अब ये इसके नीचे 15-20-50 अध्यापक, लेकिन एक दूसरे का परिचय नहीं, ये तो कैसे यूनिवर्सिटी चलती है मित्रों? कौभाग्य हमारा कि हम एक दूसरे को परिचय नहीं करते। इतनी टैलेंट मैंने देखा है यूनिवर्सिटियों में और ये टैलेंट का उपयोग किया, तब जाकर यूनिवर्सिटियों को A++ प्राप्त हुआ है। और दूसरी 11 यूनिवर्सिटियों ने अपना SSR सबमिट कर दिया है और मैं मानती हूँ कि अगले 2-3 महीने में उसका रिजल्ट ऐसा ही आएगा। तो अच्छा है। अब प्रयास करना है सबको। एनआरआई भी ऐसा ही एक मूल्यांकन वाला नेशनल रैंकिंग, और ये हर साल होता है। अभी हमारे बच्चे क्या करते हैं? एनआरआई देखने लगे, क्योंकि हर साल करना पड़ता है। तो कुछ तो अपग्रेड हुआ होगा ना, और इसी वजह से एनआरएफ में हमारी यूनिवर्सिटी कर रही है। आज तक एक भी यूनिवर्सिटी एनआरएफ में नहीं गई थी। पिछले 2 साल से हम लोगों ने प्रयास किया एनआरएफ में जाने के लिए, मार्गदर्शन किया, और तब जाकर मुझे खुशी है कि हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी 100 यूनिवर्सिटी, भारत की 100 यूनिवर्सिटी में 97 के क्रम पर आई। 97 के, और इसी वजह से 300 स्टूडेंट्स विदेश से आए। 300 स्टूडेंट विदेश से पढ़ने के लिए आए। ये देखकर एनआरआई के लिए नंबर है यूनिवर्सिटी का। इसी तरह मदन मोहन मालवीय गोरखपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी 94 के स्थान पर आई। 94 के स्थान पर, वहां भी वही हो रहा है। बाकी 2 यूनिवर्सिटी, मेरठ की यूनिवर्सिटी और बरेली की यूनिवर्सिटी 125 से 150 के बीच में आई है, उनको भी मैंने कहा कि सुधार करो आपकी क्वालिटी। तो ये है एनआरआई। और हमारे प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी 1000 में भी नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी क्या पढ़ाते थे हम लोग, कैसा पढ़ाते थे, क्या क्या चलता था यूनिवर्सिटियों में, फर्जी डिग्रियां,
डिग्रियां मिली, अंक तालिका लेके चक्कर काटना, और मैं ज्यादा बोल नहीं सकती, मैंने देखा। डिग्री लेने के लिए कोई आएगा तो 1000 रुपया दो तब डिग्री मिलेगी, ये तो सीधी। जब मुझे पता चला कि पूरे उत्तर प्रदेश में 25 लाख से ज्यादा डिग्रियां कॉलेजों में या तो यूनिवर्सिटी में रूपों में पड़ी हुई है, डिग्री पड़ी हुई है, तब मैंने आदेश किया कि जितनी डिग्रियां पड़ी हुई है वो विद्यार्थियों को बिना मूल्य 1 रुपया भी नहीं लेना है, आप पहुंचा दो, लोगों को घर तक पहुंचा दो, जाए करके चलना। और मैं इस सब में बहुत ही कड़क हूँ मित्रों, और इसका अनुभव भी होता रहता होगा कई लोगों को। तो अभी एनआरआई में आपको जाना है, तैयारी करिए एनआरआई के लिए, और इसमें जितने 4 क्राइटेरिया 5 क्राइटेरिया है सबको जिम्मेवारी सौंप दीजिए, और इसमें क्या क्या है वो करिए पहले, जिसका आपको सोच हो इसी तरह, फिर हम बुलाएंगे आपको राजभवन में और पूरा मार्गदर्शन देंगे, और ये पूर्वांचल यूनिवर्सिटी भी आगे आएगी इसमें। देश का भविष्य आप पर निर्भर करता है। इस देश के पास अपने तरुण जिन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने एवं आत्मसात करने का लाभ प्राप्त हुआ है, उससे बढ़कर मूल्यवान अन्य कोई संपत्ति नहीं है। वही आपकी संपत्ति है मित्रों, मकान, संपत्ति, पैसा, गाड़ियां, बैंक बैलेंस, ये संपत्ति नहीं है। आप सब में जो सामर्थ्य है वह आज राष्ट्र की शक्ति और कल की आशा है। आपने अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे वास्तविक जीवन में लागू करने का समय आ गया। आपके सामने कई चुनौतियां आएगी, लेकिन याद रखें कि हर चुनौती अपने साथ एक नया अवसर भी लेकर आती है। चुनौती चुनौती नहीं लेते बदल जाता है मित्रों। मैंने तो देखा है गुजरात में 2001 में अर्थक्वेक आया, सुना था आप लोगों ने? नहीं सुना? सुना था। हमारे कई बच्चे मलबे में दब गए, मर भी गए, कई परिवार चले गए, बहुत बड़ा नुकसान 10 डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। स्कूल एक भी बची नहीं थी, कॉलेज भी बची नहीं थी, यूनिवर्सिटी में दरार हो गई थी, रास्ते टूट गए थे, एक मकान बचा नहीं था। ऐसी स्थिति में कच्छ, सौराष्ट्र 10 डिस्ट्रिक्ट सब कुछ नष्ट हो चुका था। हमें भी इसी वक्त लगता था कि क्या हम उसको जल्द ठीक कर पाएंगे, लेकिन हम लोगों ने संकल्प लिया। मैं तो एजुकेशन मिनिस्टर थी उसी समय, संकल्प लिया कि करना ही है। पहले था इससे भी ज्यादा अच्छा करना है, और हम लोग लगे मित्रों, और पूरा 5 साल सब कुछ बना दिया मित्रों। पहले था इससे भी ज्यादा अच्छा बना दिया। जो अधिकारी को हम पहले ट्रांसफर करके डीएम बनाते थे वहां, तो उनको ये लगता था कि सजा के पात्र है, सजा मांगते थे कच्छ में जाने का। आज लाइन में है कि मुझे कच्छ भेजो है, मुझे कच्छ भेजो है, ये कच्छ बना हुआ है। आज विदेशी कंपनियां अपना निवेश करने के लिए सबसे पहले कच्छ को पसंद करती है कि हमें कच्छ में करना है। एक समय था पानी के लिए, नर्मदा योजना बन चुकी थी, लेकिन केनाल ये था मान्यता उसी समय की सरकार में कि कच्छ तक नहीं जा सकता है, लेकिन मोदी जी ने प्रयास किया और 1 मिलियन फुट पानी कच्छ को हम लोगों ने नर्मदा का पहुंचाया, जो आज नर्मदा का पानी पी रहे हैं, और कच्छ के किसान नर्मदा के पानी से खेती का काम कर रहे हैं। ये अवसर है, ये चुनौती थी। हम रोए नहीं भाई, चिल्लाए नहीं, हम क्या करें, लेकिन संकल्प किया कि हमें जो था
इससे भी ज्यादा अच्छा करना है, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। और आज एक बड़ा टूरिज्म का सेंटर तो बन ही गया है। वाइब्रेंट, लाखों लोग आते हैं वहां, और साथ में काफी कुछ परिवर्तन हो गया है। तो ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते हैं मित्रों। ये भी एक अवसर है संकल्प करने का, और आपको संकल्प करने का अवसर है कब मेरी पढ़ाई का एक पड़ाव पूरा हुआ है, अभी मुझे आगे जाना है, तो इसके लिए विचार करना और एक अच्छी जिंदगी बनाना, यही अवसर है आने वाले समय के लिए मित्रों। जिंदगी बिगड़ना नहीं है मित्रों। ईश्वर ने जब जन्म दिया है ना मनुष्य का, नहीं तो दे सकते थे प्राणियों का, बर्ड का, कोई भी अवसर दे सकते थे, लेकिन ये सब कुछ बदलना है, और ये बदला का कौन? तो मनुष्य बदलेगा, मानवी बदलेगा। और इसी वजह से जब जन्म दिया है तो ये जन्म का पूरा लाभ उठाकर समाज की सेवा की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये कर्तव्य भाव से आप आगे बढ़िए और काम करते रहिए। देश में विकास की बहुमुखी धारा बह रही है। आज सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को विकसित कर अगले 1000 वर्षों के लिए आधार तैयार करना है। लक्ष्य देश को केवल शीर्ष तक पहुंचाना ही नहीं, बल्कि शीर्ष पर बने रहने के लिए देश को तैयार करना है। बने रहना है शीर्ष पर, एक बार आए फिर नीचे फटक गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस दृष्टि से सभी क्षेत्रों में तकनीकी रूप से अग्रणी रहने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है, जिसके परिणाम से अभी अवगत है आप सब लोग। आप सोचिए मित्रों, आज हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए, क्यों गए? क्वाड सम्मेलन है, और इसमें मुख्य वक्ता के रूप में गए हैं। पहले तो भारत कहाँ है, कौन है बड़ा प्रधान, ऐसी भी स्थितियां कभी कभी बनी है कि जो भाषण तैयार होता है इसके बजाय दूसरा भाषण पढ़ लिया है हमारे लिए, ऐसा भी हुआ। बाद में पता चला मैंने पढ़ा हूं तो इसी समय का नहीं था, दूसरे समय का था। तो ये जो प्रतिष्ठा बनी है ना, 140 करोड़ की जनता का आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है, और इसी वजह से वो चाहते हैं कि भाई हम तो है मात्र साथ, लेकिन भविष्य आपके हाथ में। भारत को विकसित किस दिशा में बनाना, क्या करना है भारत के लिए, तो ये आपके कंधे पर आने वाला है। और इसी वजह से हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमारा दायित्व क्या है, ये समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। 21वीं सदी भारत की सदी है, और इसलिए जरूरी है कि हम निर्धारित होने वाले लक्ष्यों हेतु भविष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य नीति बनाए। हमारी सोच एवं दृष्टिकोण भविष्यवादी हो। अगर हम याद करें, आज से 10-15 वर्ष पहले ऐसी कितनी ही चीजें अस्तित्व में नहीं थी जो आज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। हमारी शिक्षा से लेकर देश की सुरक्षा तक, हेल्थ केयर से लेकर कम्युनिकेशन तक, सब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए एक नए अवतार के रूप में दिखाई पड़ता है। मैं तो खुद सोचती हूँ कि मैं जब पढ़ती थी कुछ नहीं था भाई, कुछ नहीं था, न मोबाइल था, न लाइट थी, न रोड था, न स्कूलें थी, कुछ नहीं था। और आज मैं ये देख रही हूँ कि सबके हाथ में मोबाइल है। कम्युनिकेशन, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, विदेशों में भी हम लेक्चर दे सकते हैं, वहां के लोग इधर लेक्चर दे सकते हैं, जो हम कल्पना नहीं कर सकते थे, ऐसे काम हो रहा है। और एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए एक नए अवतार में दिखने वाला है आगे। अब देखो 2 दिन 3 दिन पहले, 4 दिन पहले क्या हुआ, पेजर का उपयोग करके हजारों लोगों की हत्या कर दी गई। पता है आप सब लोगों को? ये टेक्नोलॉजी है, ये कभी किसी ने नहीं सोचा। नहीं, 4 दिन पहले हमें भी पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी का उपयोग सकारात्मक रीते जन कल्याण के हित में होना चाहिए,
नैकेत ध्वंस के लिए गुप्त। आने वाले समय में युवाओं के लिए शोध, नवाचार एवं व्यवसाय के मुख्य विषय होंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारे युवा अपने कौशल को भविष्य के आधार पर निर्धारित करें। दुनिया में जो कुछ नया हो रहा है, हमें उससे खुद को जोड़ना है। एक देश एक चुनाव अभी बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है, पर गठित समिति की सिफारिश को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। अब जल्दी ही इस पर कानून बनाया जाएगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। बार बार चुनाव में व्यय होने वाली धनराशि बचेगी और उससे अधिक चुनाव आचार संहिता के कारण नीतियों के निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन का कार्य नहीं कर सकते। चुनाव आ गया, सबका 3 महीने तक बाद पैसे आए लेकिन उपयोग में नहीं आए, सरेंडर हो गए सरकार के, वापस जाओ। ये तो चलता रहा और इसको बदलना है। इससे देश की जीडीपी में 1.5% की वृद्धि का अनुमान है मित्रों, सिर्फ चुनाव के लिए। सभी निर्वाचनों के लिए एक समान मतदाता सूची होने से नागरिकों को भी सहूलियत होगी तथा मतदान सुगमता से होगा। एक ही मतदान याद। देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल होगा जिससे देश अधिक गति से विकास कर सकेगा। विकास से देश में प्रगति एवं रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिसका प्रत्यक्ष लाभ हमारे विद्यार्थियों को मिलेगा मित्रों। इसके साथ ही हमारे लिए प्रसन्नता और गर्व होने का विषय है कि अंतरिक्ष में अपनी मेघा का परचम लहराने के बाद अब भारत अपना स्पेस सेंटर स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। इसका भी सिलेबस होना चाहिए यूनिवर्सिटी में, स्पेस का सिलेबस। हमें कहाँ पहुंचना है, कौन पहुंचाएगा। अभी से बच्चों को स्पेस के बारे में सिखाना चाहिए और छोटी उम्र से इसमें शुरुआत करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सहित चंद्रयान 4 वीनस मतलब शुक्र ऑर्बिटर मिशन को भी मंजूरी दी है। अब शुक्र पर जाना है। आप जाना चाहते हो तो पढ़ो। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में तीसरा अंतरिक्ष स्टेशन होगा, जिसकी पहली यूनिट दिसंबर 2028 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य निर्धारित हो चुके हैं सब, और जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं होते हैं ना, तो उसका परिणाम नहीं मिलता है। और वर्ष 2035 तक पूर्ण रूप से स्थापित कर संचालित करने का लक्ष्य है। इसी प्रकार चंद्रयान 4 मिशन के अंतर्गत यान को चांद पर उतारकर वहीं से सामग्री एकत्रित कर सुरक्षित वापस लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पृथ्वी बहुत बढ़ गई है, अभी आबादी तो आधी आबादी ऊपर जाएगी, वहां रहेगी जाकर। विश्वविद्यालय शिक्षा का छात्र के प्रति कर्तव्य महत्वपूर्ण एवं बहुआयामी होता है। आपका प्राथमिक कर्तव्य है छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना, विषय की गहन समझ देना और अध्ययन के लिए प्रेरित करना। अपने विषय में अद्यतन रहते हुए अध्यापन के लिए नवीनतम तरीकों को अपनाना चाहिए। छात्रों को सक्षम और जिम्मेदार नागरिक बनाने ताकि वे समाज के विकास में योगदान दे सके। छात्रों में नैतिकता, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे गुणों का विकास करने के लिए प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी शिक्षकों की होती है। इसलिए मैं सभी शिक्षकों आचार्यों से कहना चाहूंगी कि वे अपने कर्तव्य और कक्षाओं में समय का पालन करने और नियमितता बनाए रखने के साथ साथ छात्रों को अपने विषय में उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करें, नवाचार एवं शोध हेतु प्रोत्साहित करें ताकि वे ज्ञान और कौशल में पूर्णतः सक्षम बने। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत 20 करोड़ रुपया ग्रांट्स प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय के सेंट्रल ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल विद्यार्थियों में व्यक्तित्व विकास हेतु प्रशिक्षण दे रहा है, जिसका सुखद परिणाम है कि गत सत्र में 68 विद्यार्थियों का प्लेसमेंट हुआ। राष्ट्र सेवा योजना में जुड़े विश्वविद्यालय के 2 विद्यार्थी 15 अगस्त को आयोजित नई दिल्ली परेड में शामिल हुए और आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ इसके लिए। विश्वविद्यालय ने 4 MOU हस्ताक्षरित किया है।
लेकिन एमओयू साइन करने से कोई फायदा नहीं होता है। आप जिसके साथ आपने एमओयू साइन किया है इसके साथ गतिविधियां करनी चाहिए, कार्य योजनाएं बनानी चाहिए और बैठकर और क्या यूनिवर्सिटी में नया इसके जरिए हो सकता है, ये यूनिवर्सिटी ने संस्थान ने क्या किया है, क्या हम इधर अप्लाई कर सकते हैं, इस सभी दिशा में विचार करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय द्वारा जनपद जौनपुर एवं गाजीपुर में संबंध महाविद्यालय के परिसर को कुल 38,000 मतलब पौधारोपण किया है। आपने बहुत अच्छा किया है, उनको भी मैं बधाई देती हूँ आप सबको। आपने शुरू से ये यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में आगे रही है और इसी वजह से मैं उनको मिनी हरियाणा कहूँ तो भी गलत नहीं है। 10 साल से आपने स्पोर्ट्स में बहुत ही प्रगति की है और आप पहुंचे तो सही लेकिन गोल्ड मेडल प्राप्त नहीं। तो अभी उनको कैसे आगे बढ़ाना है इस पर आप फोकस करिए। स्टूडेंट के पास कोई अच्छा कोच रखिए और एक कोच के माध्यम से उसको आगे बढ़ाइए। उसके पेरेंट्स को बुलाइए, पेरेंट्स के साथ चर्चा करिए और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करिए। वहां तक तो पहुंचे हैं, अच्छी बात है, वहां तक तो पहुंचे पेरेंट्स तक तो, लेकिन मेडल नहीं मिला है इसका अर्थ ये हुआ कि हम थोड़ा सा कच्चे हैं। आज आंगनबाड़ी केंद्र को सहाय दी गई है मित्रों, अब वो चेयर में बैठेंगे, पहले नीचे बैठ कर विचार क्या करें। अब टेबल पर बुक रख कर लिखेंगे, टेबल पर लिखेंगे और एक एहसास करेंगे कि हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है और स्कूल में आंगनबाड़ी में संख्या बढ़ेगी। अभी मैं बता रही थी आप सबको ये जो साधन हम दे रहे थे किस प्रकार के साधन हैं, आपने कल्पना नहीं की होगी कि ऐसे साधन भी आंगनबाड़ी में होने चाहिए। हम लोगों ने गुजरात में 25 साल पहले से दे दिया है सभी आंगनबाड़ी। तो ये काम हमें करना है और समाज को जोड़कर करना है और मैं दोनों डीएम को अभिनंदन करती हूँ क्योंकि मैंने ये कहा था कि भाई यूनिवर्सिटी 100 किट देगी और गाजीपुर को देगी तो गाजीपुर 100 किट देगी, तो इसमें जौनपुर भी जोड़ रहा है कि हम भी 100 किट देंगे। अच्छी बात है, प्रेरणा मिली तो अच्छा होगा। तो आज 300 आंगनबाड़ियों को जौनपुर और गाजीपुर में ये आंगनबाड़ी को गिफ्ट दिया गया है। अब आपकी जिम्मेवारी है इसको सही ढंग से उपयोग करना और बारी बारी से बच्चे इसका उपयोग करें, ये ध्यान में रखिए। और 4-5 ग्रुप में बच्चों को बिठाकर, काफी चीजें हैं जो इधर नहीं आई लेकिन आपके लिए खरीदी गई है, वो आपकी आंगनबाड़ियों तक हमारे अधिकारी पहुंचा देंगे। मित्रों, 17 सितंबर प्रधानमंत्री का जन्मदिन था तो क्या योजना आई है, क्या योजना आई है 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक? आपको पता है? आपको पता है? नहीं, वही मुसीबत है ना हमारी, वही परेशानियां है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हर संभव सभी लोगों ने स्वच्छता पखवाड़ा आयोजन करना है, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम जिसमें सब हिस्सा लें। स्वभाव सेवा का स्वच्छता का संस्कार, स्वच्छता ये पॉइंट एक क्या मंत्र लेकर 15 दिन की करना है। अभी शुरू नहीं किया या होगा, लेकिन आप करिए, बैठ जाइए आज ही और तय कर लीजिए कि क्या क्या कार्यक्रम हमें करना है। इस विश्वविद्यालय को अपना शुभाशीष देती हूँ कि यह उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे और युवा पीढ़ी के जीवन को योग्य बनाने के लिए कार्य करता रहे। विश्वविद्यालय ने कौशल विकास, स्वच्छ भारत अभियान, नारी सशक्तिकरण, क्षय रोग उन्मूलन, जल संरक्षण, पौधारोपण, प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा खपत कम करने जैसे कार्यक्रमों को राष्ट्र हित में आगे बढ़ाना है तथा नया परिवेश बनाना है। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे भी इधर आए, आपने तालियां बजाकर उसका बहुत ही सम्मान किया है।
ये छोटे बच्चे हैं जो पहली कक्षा में, 5वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं और आपको इसके टैलेंट दिखाई पड़ी। तो यही हमारा भारत है मित्रों, उनको भी आगे बढ़ाना है। और इसी वजह से आंगनवाड़ी से लेकर यूनिवर्सिटी तक एक चैनल बननी चाहिए, एक सेतु बनना चाहिए कि हम सबकी जिम्मेवारी है। हम आंगनवाड़ी से लेकर प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, इसके साथ बैठे और काम करें। सभी मेधावियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एक दादी भी इधर आई मेडल लेने के लिए, अपने पोते पोता तक क्या अच्छा है। इतना कितना गौरव होता था दादी को, और ये बोले कि मैं तो कभी यूनिवर्सिटी में आई नहीं, मुझे तो कोई लाया ही नहीं इधर, यूनिवर्सिटी कैसी होती है। ये तो इसके शब्द थे। और आज का ये अवसर था कि ऐसे परिवारजनों को इसमें हिस्सा ले रखा, तो उनको तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उनकी शुभकामना आप सबके वहां पहुंचाने के लिए मैंने कहा। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि मैं इधर आई और सब कुछ देखा। ये इसके शब्द है मित्रों। तो आप सबको पुनः बधाई। आगे बढ़ते रहिए, संकल्प करते रहिए।